प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने हुक का नियम, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा तथा पॉइसन अनुपात सिग्मा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इन चारों स्थिरांक y, k, ईटा, सिग्मा के बीच हम संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न स्थिरांकों के मध्य संबंध। सबसे पहले हम y, k और सिग्मा में संबंध ज्ञात करेंगे। y, k और सिग्मा में संबंध ज्ञात करने के लिए हम एकांक लंबाई का एक घन A, B, C, D, E, F, G, H एकांक लंबाई का एक घन लेते हैं। इसके प्रत्येक फलक पर F बल लंबवत बाहर की ओर कार्यरत है। ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि x दिशा में जो कार्यकारी जो बल हैं वो अपनी दिशा में प्रसार और अपनी दिशा में अल्फा प्रसार और शेष दो लंबवत दिशाओं में संकुचन बीटा उत्पन्न करते हैं। क्लियर? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y परिभाषा के अनुसार बराबर होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चूंकि एकांक लंबाई का घन है तो F अपॉन 1 डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई भी क्या होगी 1, तो ये हो गया अल्फा अपॉन 1, तो F अपॉन अल्फा। तो y बराबर F अपॉन अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना होगा? F अपॉन y। ओके। अब देखिए आप पॉइसन अनुपात की परिभाषा से अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति पॉइसन अनुपात कहलाती है। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि अनुप्रस्थ विकृति कितनी होगी? बीटा, और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी? अल्फा, चूंकि एकांक लंबाई का हमने घन लिया है। तो यहां से आप देखेंगे बीटा बराबर सिग्मा अल्फा। अगर हम यहां अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन वाई। तो बीटा यानी संकुचन जो होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ अपॉन वाई, और प्रसार कितना होगा? एफ अपॉन वाई। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में प्रसार एफ अपॉन वाई होगा, और शेष दो लंबवत दिशाओं में जो संकुचन होगा बीटा वो कितना होगा? सिग्मा एफ अपॉन वाई। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और जैसा कि आपको बताया गया है कि x दिशा में कार्यकारी बल x दिशा में F अपॉन वाई तथा y और z दिशा में माइनस सिग्मा F अपॉन वाई प्रसार उत्पन्न करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने प्रसार शब्द का इस्तेमाल किया है। तो y z में तो क्या हुआ? जब x दिशा में प्रसार हुआ तो y दिशा में y z में क्या हुआ? संकुचन। तो हमने इसे प्रसार के रूप में लिखना है तो यहाँ क्या लगा देंगे? हम माइनस लगा देंगे। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कि x दिशा में प्रसार होगा f अपॉन वाई, और y और z दिशा में प्रसार होगा माइनस सिग्मा f अपॉन वाई। यही प्रभाव अन्य दिशाओं में कार्यकारी बलों का होगा। अगर y दिशा में बल कार्यरत हैं तो y दिशा में क्या होगा? प्रसार, और x और z दिशा में क्या होगा? संकुचन। इसी प्रकार z दिशा में अगर कार्यकारी बल लेंगे तो z दिशा में प्रसार, और x और y में क्या होगा? संकुचन। ठीक है। अगर हम इन चीजों को देखें तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि x, y, z दिशा में परिणामी प्रसार कितना होगा।
तो सबसे पहले देखिए x दिशा में प्रसार EX एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई, ठीक है, क्योंकि x दिशा में जो बल लग रहे हैं उससे x दिशा में क्या होगा, प्रसार होगा, ठीक है, और शेष दो दिशाओं में जो बल लग रहे हैं उनके कारण क्या हो रहा है, वहां पर संकुचन हो रहा है, तो ये हो गया एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। सिमिलर इफेक्ट वी सी इन वाई डायरेक्शन, ई वाई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई प्लस एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई, क्योंकि वाई दिशा में बल लग रहा है तो वाई दिशा में जो है जो प्रसार होगा, बाकी दो दिशाओं में क्या होगा, संकुचन होगा अन्य दो दिशाओं के बलों के कारण। तो ये आ गया एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। इसी प्रकार हम जेड दिशा में कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर जेड दिशा में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई प्लस एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। तो आपने एक चीज देखी कि तीनों दिशाओं में परिणामी जो प्रसार हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड। आप ये देखिए ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक दिशा में जो प्रसार है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। मान लिया ये ई के बराबर है, ओके। तो अब घन की प्रत्येक भुजा पहले हमने कितनी ली थी, एकांक लंबाई का घन लिया था, और चूंकि प्रत्येक दिशा में प्रसार कितना हो गया ई, तो अब घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 1 प्लस ई हो जाएगी, ओके। तो घन के आयतन में परिवर्तन कितना होगा, तो v आयतन में परिवर्तन बराबर होगा 1 प्लस ई की पावर क्यू माइनस 1 की पावर क्यू, क्योंकि प्रारंभिक भुजा तो 1 थी तो आयतन कितना हो गया 1 की पावर क्यू, और बाद में घन की भुजा क्या हो गई 1 प्लस ई हो गई, तो ये हो गया 1 प्लस ई की पावर क्यू माइनस 1 की पावर क्यू। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, खोल दें, और खोलने के बाद अगर हम उच्च घातों को नगण्य कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें प्राप्त होगा कितना, 3e। कितना प्राप्त होगा, ये हमको 3e प्राप्त होगा। अब आइए आप हम बक मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल तो कितना हो गया, एफ अपॉन 1, ठीक है, और आयतन विकृति कितनी होगी 3e अपॉन 1। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ 3e, प्रारंभिक आयतन कितना था 1, तो f अपॉन 1 अपॉन 3e अपॉन 1, ये हो गया f अपॉन 3e, ओके। अब आ गया, चलिए आप यहां से देखिए 3e बराबर होगा f अपॉन k, ठीक है। अब e का मान यहां देखिए आप, ई एक्स बराबर ई वाई बराबर ई जेड इजिकल टू ई, ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे हम ई की, ई का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3f अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा इजिकल टू एफ। तो इससे हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए y 3f अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2 सिग्मा इजिकल टू एफ, तो f अपॉन k, तो ये बराबर आएगा y इजिकल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। पहला संबंध हमें प्राप्त हो गया, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हमारा पहला संबंध है किन के बीच में, y के और सिग्मा के बीच में। समझ में आ गया आप लोगों के कि y बराबर कितना होगा 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये इंटर रिलेशन है किस किस के बीच में, y के और सिग्मा के बीच में, ओके। तो ये आज हमने पहला संबंध ज्ञात कर लिया। अब हम कल दूसरा संबंध आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।